प्रेजेंटेशन? हाँ 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 दिख रहा है? This call is now being recorded. हाँ, सही, स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू। वेट फॉर 5 minutes, देन यू कैन गो। ओके। रिकॉर्डिंग का रेड हो गया कि नहीं? लेट मी चेक। प्राची और रीता, आप दोनों को मेरा प्रणाम। जैसे आपको मालूम है कि आज हम लोग संतुलित आहार की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सात्विक और संस्कारित आहार पढ़ा और तीनों शरीरों के लिए किस तरह से संतुलित, सात्विक, संस्कारित आहार की आवश्यकता है। इसीलिए खाली बैलेंस डाइट इनफ नहीं है, मतलब संतुलित डाइट ही खाली इनफ नहीं है, सात्विक और संस्कारित भी होना चाहिए आहार, अगर हम संस्कारवान शिशु चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम आज चर्चा करेंगे संतुलित आहार की। तो आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गायत्री मंत्र हम लोग इसलिए कर लेते हैं कि जो भी हम आज सुने समझे वो ग्रहण भी कर पाए, है ना। इसलिए गायत्री मंत्र हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, सद्बुद्धि को जगाता है। तो गायत्री मंत्र करने से क्या होता है कि हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, एनर्जी जो है अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब इससे पहले आप कोई कुछ कह रहा है क्या? एनीथिंग? आप लोग कुछ बोल रहे हो क्या? अपने को म्यूट कर लो, अपने को म्यूट कर लो क्योंकि नॉइजेस आ रही है उधर से। ठीक है, जब कुछ बोलना हो तब बीच में, जब पूछे तब ऑन करना। तो अब देखिए, हम आज चर्चा करेंगे संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार जो गर्भावस्था में रिक्वायर्ड है, उससे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस संतुलित आहार की जो रूपरेखा है वो गर्भधारण से पूर्व ही निर्धारित होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कंसेप्शन से पहले ही हम अपनी अगर जो विकार हैं शरीर के या थोड़ी बहुत दोष हैं उसके अंदर या माइनर प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर हम आहार से टैकल करेंगे तभी हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है जो गर्भधारण से पहले हमको देना है वो है फोलिक एसिड। हर उस बच्ची को, महिला को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, उसको कम से कम 3 माह पूर्व फोलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए। फोलिक एसिड की कमी से रीढ़ के और मस्तिष्क के विकार, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनेनकेफली, जब ब्रेन का न्यूरल ट्यूब, आपको हम ने पिछली वाली क्लास में बताया था साइंस वाली में कि न्यूरल ट्यूब के 2 मुख्य भाग होते हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड। अगर अपर एंड फ्यूज नहीं हुआ, रह गया फ्यूज होने से, तो क्या होगा, उसमें ब्रेन वाला पार्ट डेवलप नहीं होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होता, उसके कहते हैं एनेनकेफली। और अगर लोअर एंड क्लोज नहीं हुआ न्यूरल ट्यूब का, तो उसमें मेनिंगोमाइलोसील, इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होते हैं। और ये जो एनेनकेफली है, मेनिंगोसील है, माइलोसील है या मेनिंगोमाइलोसील है, तो ये कंपैटिबल नहीं है लाइफ के साथ, मतलब ये बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं। और एक बार अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है तो सेकेंड प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। कोई भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी होती है तो एक बार अगर विकार हुआ तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क और ज्यादा होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इन सबको हम पहली प्रेगनेंसी से ही टैकल करें। क्या होता है कि इसीलिए 3 महीने पहले आपको फोलिक एसिड लेना है, और फोलिक एसिड लेते में ही आप इसको कंसीव करें बच्चे को।
तब वो आपको फायदा करेगा। ये नहीं कि आपने फोलिक एसिड खा लिया और फिर छोड़ दिया और फिर प्रेगनेंसी प्लान करी, तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिएंट्स में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंक की कमी से एबॉर्शंस हो जाते हैं, और जिंक जो है बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आपने देखा आजकल कोविड में कितना जिंक दिया जा रहा है। फिर एनीमिया करेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब प्रेगनेंसी प्लान हो रही है उसी समय हम ये चेक करें कि जिसको गर्भ धारण करना है उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसके अंदर ब्लड की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर एनीमिया में प्रेगनेंसी आ गई तो वो करेक्शन पूरी प्रेगनेंसी में नहीं हो पाता, और वो बच्ची जो होती है वो थ्रू आउट एनीमिक बनी रहती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो बढ़ गया, बच्चा तो खींच रहा है। अब वो जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो उसके हमेशा बॉर्डर लाइन रहेंगे या कम रहेंगे, तो समझिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमेशा कम रहेगी उसके ब्लड में, और वही कम ऑक्सीजन का ब्लड उसके प्लेजेंटा के थ्रू बच्चे को मिलेगा, तो बच्चे के अंगों का विकास भी उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है, जिस तरह का ऑप्टिमम ग्रोथ हमें चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कैल्शियम, जब कैल्शियम की डिफिशियंसी रहती है तो हाइपरटेंशन होने का डर रहता है, उसे कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो अगेन बहुत ही एक हाई रिस्क कंडीशन होती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो खाली ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता, पैरों में सूजन आ जाती है, एल्ब्यूमिन निकलने लगता है यूरिन से, तो प्रोटीन की कमी होने लगती है शरीर के अंदर, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में इसमें फिट्स आ जाते हैं, यानी कि झटके आने लगते हैं, और इसको कहते हैं एक्लेम्सिया। और अगर प्री एक्लेम्सिया, मतलब प्री एक्लेम्सिया जो कंडीशन है जिसमें केवल ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पैरों में सूजन है, पूरे शरीर में सूजन है, एल्ब्यूमिन उसमें निकल रहा है यूरिन में, और इससे जब वो एक्लेम्सिया की तरफ चली जाती है तो इसमें मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर जो होती है, मातृ मृत्यु दर, साथ में बच्चे की मृत्यु दर दोनों बढ़ जाती है। तो बच्चा कभी कभी पेट में ही खत्म हो जाता है, और माँ को बचाने के लिए ऑपरेशन द्वारा बच्चा निकाल देते हैं, क्योंकि वो फिट्स जो होते हैं वो तभी कंट्रोल होंगे जब बच्चा बाहर आ जाएगा। इस सीवियर कंडीशंस के जो PIH होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसमें भी हम कितना भी इलाज कर लें लेकिन आराम तभी मिलता है जबकि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर बीच की स्थिति होती है, जैसे कि बहुत सीवियर PIH है, उसमें अगर 5वां 6ठा महीना है तो हम प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर 7वें महीने तक पहुंचा गए तो हम किसी तरह से 32, 34, 36 हफ्ते तक कैरी करने का प्रयास करते हैं बच्चे को, जिससे हम बच्चे को भी बचा सके। उसके बाद आता है जैसे विटामिन ई। विटामिन ई जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो आहार है वो एक्चुअली पहले से ही डिजाइन होना चाहिए, वो पहले से ही हेल्दी होना चाहिए। अब बात तुम जैसे कर रहे हैं 3 महीने की, आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जो बच्ची पैदा हो रही है उसके स्वास्थ्य का रखरखाव शुरू से ही देखना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी हम देखते हैं घरों में भेदभाव किया जाता है लड़के और लड़की के बीच में। लड़के को दूध दे देंगे अगर कमी है, अगर अबंडेंस है, सब कुछ है घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी भी लड़के और लड़की में अंतर किया जाता है कि लड़की को उतना अच्छा खाना नहीं देंगे जितना लड़के को देंगे, जबकि उल्टा होना चाहिए। लड़की आगे जनरेशन को कैरी करने वाली है तो उसको हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए, उसकी डाइट का ज्यादा ध्यान रखना है, आगे उसको आने वाली पीढ़ी को का निर्माण करना है, वो उसको जन्म देने वाली है, तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी स्वस्थ कैसे होगी? तो यहाँ ये बचपन से देखने की जरूरत है, विशेष करके कैल्शियम। कैल्शियम का मुख्य बात आपको समझ है कि कैल्शियम जो होता है वो बॉडी में केवल 30 वर्ष तक एब्जॉर्ब होता है। 30 वर्ष के बाद एक बोन मास इंडेक्स, जो आपकी बोन्स के अंदर कितना कैल्शियम होगा उसकी जो लेवल होता है वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद केवल डिक्लाइन होता है, और 40 वर्ष के बाद तो ये डिक्लाइन जो होता है, मतलब बॉडी बोन्स में से कैल्शियम का निकलना या कैल्शियम उसमें से कम होता जाता है, वो इतना तेजी से हो जाता है तो ये बोन्स जो होती है वीक हो जाती है, या हम कहते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम की कमी जो हो गई
तो ऑस्टियोपीनिया कहते हैं जब कैल्शियम की कमी, और बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आपने देखा होगा बड़ी उम्र की औरतों को कई बार हड्डी जरा सी बस उनको चोट नहीं लगी कि हड्डी टूट गई, ये तब होता है जब उनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, उसे कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये बच्चियों का जो आहार है वो बचपन से ही संतुलित होना चाहिए, उनके अंदर किसी भी इम्पोर्टेंट मिनरल की, विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। उनको शुरू से ही हमें एक स्वस्थ आहार की योजना के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये एक्चुअली जो है क्लासेस हमारी स्कूल लेवल से चलनी चाहिए, जब हम बच्चों को ये अवेयर करें कि उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आप देखते हैं बचपन में लड़कियां विशेष करके चाट, पकौड़ी, चूरन, चटनी, ये सब स्कूल के बाद ठेले भी इस तरह के लगे होते हैं, ये सब बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। हेल्दी डाइट का कंसेप्ट जो है स्कूल लेवल से अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तभी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को हेल्दी कर पाएंगे या फ्यूचर मदर्स को हेल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज वो उनके अंदर कंसेप्ट, हम जैसे अभी क्या करते हैं, अभी तो हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं उन्हीं को हम समझाते हैं ना, तो ओवरनाइट तो उनकी आदतें बदलने वाली नहीं है। आदतें जो खान पान की पड़ गई उसको कुछ जो अवेयर होती हैं वो कुछ हद तक चेंज करती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं चेंज करती। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली सोसाइटी में बहुत पहले से इंट्रोड्यूस किया जाना है। अब दूसरा बिंदु आता है आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी के बारे में लोग जानते हैं कि हाँ अब मेरे को प्रेगनेंसी आ गई तो मुझे 2 लोगों के लिए खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना ज्यादा नहीं खाना है कि बच्चा ओवरवेट हो जाए, मात्र 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए। तो मात्रा तो कुछ थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन हाँ गुणवत्ता पे ध्यान देना है। वो जो आहार लिया वो पूरी तरह से पौष्टिक था कि नहीं, उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स की मात्रा जा रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको समझाना है कि मात्रा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गुणवत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मात्रा में थोड़ी सी मात्रा ही बढ़ानी पड़ती है गर्भवती को, थोड़ी वैरायटी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, उसी से मात्रा बढ़ जाती है। तरह तरह के फूड के मतलब चीजों को आपको इंक्लूड करना है, जैसे भोज्य पदार्थों को जिसमें सफिशिएंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, फैट का कितना पोर्शन हो, ये हम आगे प्रोपोर्शन से समझेंगे। तो यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गर्भावस्था में हम संतुलित आहार की बात करते हैं कि उसमें उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ये तुमने बताया आपको, साथ में मूलभूत और अतिरिक्त पोषक, यानी कि बेसिक एंड एडिशनल। बेसिक क्या है, मूलभूत तत्व क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तो हम जब प्रेग्नेंट नहीं है तब भी हमको लेने हैं। थोड़े से विटामिन भी जो हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए, जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये मूलभूत जो तत्व है ये तो जैसे प्री प्रेगनेंसी स्टेट में थे वैसे ही रहेंगे, मतलब वो होने ही चाहिए इंक्लूड। लेकिन अतिरिक्त पोषक तत्व जो मैंने आपको बताए कि किस तरह से आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, ए है, ये क्या क्या कार्य करते हैं, इनका भी इंक्लूजन हमारी प्रेगनेंसी की डाइट जो हम बताएंगे गर्भवतियों को उसमें होना चाहिए। तो ये एडिशनल पोषक तत्व अगर भोजन से ही मिल जाएंगे तो सप्लीमेंट आपको कम से कम करना पड़ेगा। सप्लीमेंट करते हैं ना प्रेगनेंसी में, आयरन की टैबलेट देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन देते हैं। अब क्या होता है, हर चीज की टैबलेट आने लग गई है, मल्टीविटामिन भी आप दे दीजिए, विटामिन सी भी दे दीजिए। लेकिन यही तत्व अगर भोजन से जा रहे हैं तो आपको अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए आपको मेडिसिन कम करनी है। आपको ये देखना है, ये चिकित्सकों का बल्कि बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में कम से कम मेडिसिन इंक्लूड करें और ज्यादा से ज्यादा गर्भवतियों को डाइट के बारे में गाइड करें, जिससे कि कम से कम उनको जो ये पोषक तत्व है मेडिसिन के रूप में ना लेना पड़े। टैबलेट्स और कैप्सूल्स कम, भोजन के द्वारा ये रिप्लेसमेंट हो, इसको हम संतुलित डाइट से समझेंगे। अब समस्या ये आती है कि हम इतना सब पढ़ रहे हैं, इतना सब प्रचार भी हो रहा है, आहार के बारे में लोग अवेयर भी हो रहे हैं, पर फिर भी अभी हमारी गर्भवतियां मैल नरिश्ड क्यों हैं, अभी भी उनको प्रॉपर आहार क्यों नहीं मिल पा रहा है। ऐसा आहार देखिए, गवर्नमेंट, आप ये प्राची आप तो आंगनबाड़ी में हो, आपको मालूम होगा पुष्टाहार कितना गवर्नमेंट काम कर रही है पुष्टाहार देने के लिए।
लेकिन आपको मालूम होगा वो गांव में गांव को गायों को खिला देते हैं उसको, या कहीं तो फेंक देते हैं, ऐसा करते जी हैं ना मैम, प्राची? जी मैम हम लोग देते हैं और उनको इस समय सामग्री बनाना भी बताते हैं कि किस तरह से तुम्हें बनाना है। उनको बनाना नहीं आता, रेसिपी पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है हाँ और उसकी अलग अलग तरीके की रेसिपी हम लोग बताते हैं उनको कि हाँ, इस तो तरह ये से रेसिपीज बनाकर कुछ हम खाओ। लोग के साथ भी हम शेयर लोग करना, ठीक है? ये रेसिपीज हम लोग जी के साथ मैम, भी शेयर करना, तो रीता को भी इसकी जानकारी मिलेगी। और हमने एक अटेंड किया था जी मैम, प्रोग्राम, उसमें हमने देखा था कि वो जो है आंगनवाड़ी जी बहनें जो है लड्डू बना के लाई थी पुष्टाहार के, और बहुत टेस्टी थे मैम, वो हम लड्डू। लोग बहुत सारी चीजें बना के, जी हाँ मैम हम लोग बहुत चीजें बना करके अपना जो प्रोग्राम कराते हैं तो स्टॉल सजाते हैं और उसमें कई प्रकार की 21, 22, 30, 40 प्रकार की वैरायटी हम लोग बनाकर तो बेटा रखते अब हैं। उसमें तुम ये कर और सकती हो कि उसमें पहले शॉर्ट में तुम इस प्रेजेंटेशन को उनको दिखाओ कि उनके लिए पुष्टाहार की आवश्यकता क्यों है। जब वो इस बात को समझेंगी ना कि क्या क्या उनको खाना चाहिए, उसको सिंपल करके, इतना डिटेल नहीं जितना हम तुमको पढ़ा रहे, एक सिंप्लीफाइड वे में उनको संतुलित सात्विक संस्कारित आहार पहले पढ़ाओ 15-20 मिनट में, तब वो तुम ये इनको यस मैम, इंट्रोड्यूस करो ये पुष्टाहार जो है अपना, है ना? तो और आंगनवाड़ी बहनें भी इसको सीखेंगी तुम्हारे साथ साथ। पहली प्रॉब्लम तो तुम जानती हो, गांव क्षेत्र में जागरूकता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, क्यों खाने हैं, आयरन की कमी से उनको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, फोलिक एसिड से क्या विकार आ जाएंगे, कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डी मजबूत नहीं होएगी ना, उनके हड्डियों में दर्द होने लगेगा, बैक एक होने लगेगा, प्रोटीन नहीं देंगे तो ब्रेन उसका बच्चे का डेवलपमेंट बाधित हो जाएगा। ये सब उनको जानकारी नहीं है, तो पहले तो उनको अवेयर करना पड़ेगा। तो ये गर्भ संस्कार का प्रोग्राम बहुत हद तक अवेयरनेस के लिए भी है। अगर हम उसका पहला वाला क्लास लें साइंस वाली, और थोड़ी दिनचर्या जिसमें थोड़ा उनको आहार, थोड़ा संवाद, थोड़ा योगासन सब कुछ बताया जाए, तो वो काफी अवेयर हो सकती है कि ये हम क्यों बता रहे हैं उनको, है ना? फिर दूसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी की। तो अफोर्डेबिलिटी मुझे लगता है वो उतनी बड़ी समस्या नहीं रही है, क्योंकि सरकार जो है इसमें बहुत मदद कर रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ सेक्शन अभी भी इतना गरीब हो कि वो खरीद नहीं पा रहा। हालांकि पुष्टाहार तो आपके सारे पीएचसीज और सीएचसीज पे अवेलेबल होता है, तो गर्भवतियां अगर वहां सब पर जगह मैडम, सभी जगह आ रहा है ना, है। हाँ, तो नहीं मैडम, बस हम लोगों इसका, के स्कूलों में मिलता है, बराबर मिलता है हम लोगों के स्कूलों में हाँ हाँ, बराबर। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो पाता है कि नहीं, क्यों प्राची? डिस्ट्रीब्यूशन ही तो बता रहे मैडम, बराबर जी मैडम, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 100%। मतलब कोई गर्भवती छूटती नहीं है? तो मैम छूटती नहीं है, लेकिन जो आता है पुष्टाहार वो हाँ, कम आता है हम लोगों के यहाँ, अच्छा, लाभार्थियों तो के अकॉर्डिंग वो कम मतलब फिर आता है, आप तो लोग को उसकी थोड़ा वजह सा से इस छूट पे, जाता हाँ, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आप लोग को कि है। नहीं, जो बहुत मतलब हम बहुत लोग ये गरीब है, बराबर, हाँ, हाँ जी, करीब बहुत उनको नीडी है, देते उन हैं। तक जरूर पहुंच जाए। मतलब कोई भी बच्चा, और आने जो वाला बच्चा हाई, जो है वो मैल नरिश्ड ना हो, है ना? जी ये मैम, जी हमको देखना मैम, है। उन्हीं को फिर देते हैं हम लोग, फिर उनको प्रेफरेंस खाना देते करा हैं। कि फिर खाना बनाने के उनको वैज्ञानिक तरीके नहीं आते, है ना? जैसे बहुत ज्यादा तला भुना कर लिया, बहुत तेज आंच में पका दिया, एकदम से सारे जो तत्व है सारा उसका छिलके सब्जियों के उतार दिए, लेयर उतार दी, पानी फेंक दिया जिसमें तत्व घुल गए थे। इसीलिए कुकर का इस्तेमाल आप उनको बताइए। खाना बनाने की एकदम वैज्ञानिक विधि है कुकर, प्रेशर कुकर में जब खाना पकता है उतना ही पानी डालें जितना पानी रिक्वायर्ड है। क्या होगा, जो मैडम मैडम ज्यादातर गवर्नमेंट, मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादातर ऊपरी लेयर में होते हैं, चाहे अनाज की लेयर हो चाहे सब्जियों की लेयर हो। तो ये मिनरल्स और विटामिन होते हैं ज्यादातर ऊपरी लेयर में होते हैं। तो अगर खाना धीमी आंच पे उबाल के प्रेशर कुकर में बनाया जाएगा तो उसी पानी में घुल जाएंगे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उससे उनको मतलब वो उस गर्भवती को पुष्ट करेगा। फिर कई जो होती जी है मैम, उन उनके लोग देखो मैडम, जरूरी नहीं होता है कि वो पैसे वाले घर से ही बिलोंग करती हमें, हो। हाँ, वो हम उसी को उनकी डिस्कस ही कर, रसोई से हाँ, हम उनकी ही रसोई से उनको किस प्रकार से पौष्टिक आहार मिल सकते हैं, ये उनके घर घर जाकर बताते हैं। इस वंडरफुल, समय पोषण वाटिका बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पोषण वाटिका, जिसमें हाँ सहजन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। हाँ, हम लोगों ने अपने स्कूल सहजन, में सहजन के वृक्ष लगाए हैं
और सहजन की उनकी क्वालिटी कैसे बनाना है, हर चीज फूल पत्ती हर विषय में उनको बताते हैं। उनके घर में जाके हम लोग सहजन के वृक्ष देते हैं, फ्री में उनके घर में लगा के आते हैं कि इसकी वंडरफुल। उपयोगिता समझो और इसको कैसे सब्जी में दाल में कैसे बना के खाना है। गुड़ चना ये और जो स्प्राउट होते हैं ये तुम्हारे हाँ, घर में ही मिल जाएंगे, ये ये सब ये उनको बताते हैं हम लोग। जी, वंडरफुल वंडरफुल। जरूरी नहीं मतलब है कि सब लोग अच्छे अच्छे फल खरीद पाए, गरीब नहीं होते नहीं हैं नहीं, सब लोग, हमको यही, पनीर मेवा नहीं। बिल्कुल जी यही कंसेप्ट हमको, बिल्कुल। तो ये जी मेरे ख्याल से एक दिन तुम्हारी हम वो रखवाएंगे क्लास, सबको जोड़ेंगे गर्भ संस्कार टीम को, तो तुम इसमें हम लोग जी को मैम। डिटेल में थोड़ा इसके बारे में बताना, ठीक है? जी थोड़ा मैम बताएंगे, प्रिपेयर कर हमको लो अच्छे इसको, से हाँ, मालूम है। सिस्टमैटिक से पूरा जी जी बताना हमको। हाँ, हो सके तो अगर स्लाइड्स जी बन जाए मैम। तो जी स्लाइड के माध्यम से हम लोग को पीपीटी शेयर करके ये पूरा हम लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। पता तो है हम लोग को कि जी सहजन बहुत लाभकारी है, गुड़ चना हम लोग भी जी अपनी जी क्लासेस में सहजन बताते बहुत, हैं। हाँ, गुड़ गुड़ चना भी चना बताते हैं, बहुत जल्दी स्प्राउट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्प्राउट अब और आगे गुड़। बढ़ते हैं। हाँ, जी जी मैम। जी मैम। अब लेकिन कितना प्रॉब्लम ये है, देखते हो सभी लोग जानते हैं कि सब कुछ है, अवेलेबिलिटी भी है, घर में सब सामान बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन आलस्य में वो नहीं बनाती। और ये हमारे को बिल्कुल। कितने सारे हस्बैंड्स, हाँ बेटा अब ऑफ कर लो, चौथा फिर आगे बढ़ते हैं। है, प्लीज बेटा अब ये ऑफ कर बहुत लो। ज्यादा है। हाँ, आलस्य, आलस्य में नहीं बनाते। ये कई सारे हस्बैंड्स कंप्लेन करते हैं कि वो फल ला करके रखते हैं, सड़के जा रहे हैं, सारा मेवा पड़ी हुई है, वो खाती नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो नई जनरेशन में उसको देखना है, वो उतने एक्टिव नहीं है, उनको इसके लिए भी हमको अवेयर मैम करना इसके है। लिए भी प्रोग्राम है, इसके लिए भी प्रोग्राम है, ठीक, ठीक है, इसको इसके समझेंगे। लिए भी एक प्रोग्राम है। फिर उचित जी सामग्री का पूर्व बंदोबस्त ना करना। आप प्लान तो कर लिया कि हमको ये सब खाना है, अब मान लीजिए स्प्राउट्स का तय बना लिया, लेकिन चना मूंग भिगोया ही नहीं, तो सामग्री का बंदोबस्त ही नहीं किया, तो स्प्राउटिंग हो ही नहीं पाई उसकी, उसमें कुल्ले ही नहीं निकले, तो अंकुरित नहीं हो पाया, तो खाएंगे ही नहीं। तो ये सब जो है इसको अवेयर करना है कि वो प्लानिंग से, जैसे कल जो खाना है उसकी तैयारी आज हो जानी चाहिए, तो वो सामान भी होना चाहिए, यस और मैम। उसके लिए क्या पूर्व व्यवस्था करनी है वो भी उनको बताना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम आते हैं प्रॉपर संतुलित भोजन। उस संतुलित भोजन की क्या डेफिनेशन होगी? जब हम ये जो तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, सबका प्रॉपर अमाउंट, उचित अनुपात, उचित परिमाण, उचित मात्रा, ये रहेगा, तब जाकर के हम इसको कहेंगे संतुलित भोजन। उसके अंदर जीवन रक्षा के सभी तत्व मौजूद हो, वो पूरी तरह से पौष्टिक हो, ताजा हो, सुपाच्य, इसको हम संतुलित भोजन कहेंगे। प्रोटीन कितना होना चाहिए? 4 भाग, कार्बोहाइड्रेट 4 भाग, वसा 1 भाग, और विटामिन थोड़ा सा। और जब भी हम विटामिन की बात करेंगे तो आप समझिए विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तीनों चीज इंक्लूडेड है विटामिन में। एक खाली विटामिन की बात नहीं हो रही है, जब विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, इसको तीनों को मिला के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो होते हैं ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये संतुलित भोजन का मुख्य एक रूपरेखा है। अब जो उस दिन हम आपको पढ़ा रहे थे कि ये संतुलित भोजन हमारे सप्त धातुओं का निर्माण करता है, लाइक वेरियस टिश्यूज और सेल्स का निर्माण इस संतुलित भोजन के आधार पे ही होता है। तो ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको बताना सबको, क्योंकि इस तरह का कंसेप्ट एलोपैथी में नहीं है। हाँ, वो टिश्यूज को कहते हैं, लेकिन इस तरह से किस तरह से सब चीजों का बैलेंस होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ये सप्त धातु आपको पता होनी चाहिए। रस धातु, अर्थात रस धातु क्या हुई, बोलेंगे कोई? रस धातु इस प्लाज्मा, हमारी पूरी बॉडी में प्लाज्मा बहता है ना, ठीक है? तो ये प्लाज्मा है। रक्त धातु यानी कि ब्लड, मांस यानी कि मसल्स, मेद अर्थात एडिपोस टिश्यू, फैट, हाँ, अस्थि, बोन्स, मज्जा, बोन मैरो, शुक्र मतलब कि हमारा जो गैमीट्स, ओवा और स्पर्म्स। तो ये अगर अच्छी से सभी संतुलित धातु, संतुलित उसमें बनने हैं, तो उसके लिए संतुलित आहार शिशु के शरीर को प्राप्त हो, मतलब उसके ये जो सप्त धातुएं बन रही है ना, एक अडल्ट की तो बन चुकी, लेकिन बच्चे की तो डे 1 से बन रही है, तैयार हो रही है। उसके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता है कि ये जो सारी धातुएं हैं वो प्रॉपरली उनका निर्माण हो।
अब ये कंसेप्ट आपको फिर समझना बहुत जरूरी है, जिसको कि एलोपैथी में बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। अब ये पीएच अगर गड़बड़ाएगा तो हमारे टिश्यूज और सेल्स काम करना बंद कर देंगे, और स्पेशली अगर ये एसिडिक की तरफ जाएगा तब तो हमारे जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम एसिडिक भोजन कम लें, अल्कलाइन भोजन ज्यादा इम्प्रूव करें। 80% जो हमारा भोजन होना चाहिए वो अल्कलाइन कैटेगरी का होना चाहिए, जिससे हमारा पीएच 7.4 के आसपास बना रहे, और 20% भोजन जो होता है वो हम एसिडिक ले सकते हैं। लेकिन एसिडिक में ये नहीं लेना, इस पे तो क्रॉस, देखो ये क्रॉस लगा रखा है ना, ये अल्कलाइन है। जितने तरह की प्रकार की सब्जियां और फल हैं ये अल्कलाइन होती है नेचर में, और जितने प्रकार के ये जो जंक फूड है, तले भुने खाने हैं, केक है, पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर, ये सब एसिडिक फूड है। तो एसिडिक नहीं लेना है हमको। एसिडिक में क्या क्या आता है, मैदा से बने पदार्थ, ज्यादा प्रोसेस्ड खाने, व्हाइट शुगर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होगा, मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स भी एसिडिक होते हैं। तो इसीलिए 20% जो है वो हमारा डेयरी से जाएगा, तो वो एसिडिक काफी है। और फल सब्जी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो 80% होना चाहिए। इसीलिए हमको ये बैलेंस बना के रखा है, तब हमारी जो सेल्स की फंक्शनिंग है वो एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमम, मतलब मैक्सिमम कार्य हमारे बॉडी टिश्यूज तब करेंगे जब इस तरह का बैलेंस हमारे शरीर में रहेगा और हमारी बॉडी का पीएच क्लोज टू नॉर्मल रहेगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं पर वो फायदा करते हैं, जैसे ब्लूबेरी और अखरोट, उनका नेचर भले ही एसिडिक है पर वो हमारे लिए लाभकारी है। तो इस तरह के लाभकारी एसिडिक फूड हमको 20% फूड में इंक्लूड करने। फिर वापस आते हैं हम अपनी डेफिनेशन में संतुलित आहार की। संतुलित आहार में हमने बात करी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट मींस विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। अब परम पूज्य गुरुदेव ने एक 5वां तत्व और ऐड किया है संतुलित आहार में, दैट इज वाटर, जल। जल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तत्व हमारे संतुलित आहार का बहुत इंपॉर्टेंट घटक है ये। क्योंकि भोजन हमने ले लिया लेकिन जल की मात्रा कम होगी तो आप देखेंगे भोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से नहीं बनेंगे, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ा जाएगा। ये जल के सारे फंक्शंस हैं जो हम अभी आपसे आगे डिस्कस करेंगे कि जल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब जिस तरह से मॉडर्न साइंस ने खाद्य पदार्थों को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, उसी तरह से आयुर्वेद ने एक दूसरा क्लासिफिकेशन दिया है। उनके हिसाब से षटरस जो होते हैं वो संतुलित आहार का पर्यायवाची है। क्या है उसमें? षटरस, डिफरेंट तरह के रस इंक्लूड होने चाहिए। अब वो क्लासिफिकेशन कैसे बना है? जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है ना, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व है ना। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। तो आयुर्वेद जो है, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, वो डिस्क्राइब करता है बैलेंस डाइट को षट रसों के आधार पर। उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं ये 5 एलिमेंट्स के, और वो षट रस क्या है? मधुर, कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त और लवण, ये षटरस है। लेकिन चूंकि मतलब ये जो मॉडर्न साइंस है ये समझना थोड़ा सा आसान है और ये जनमानस में व्याप्त है। अभी षटरस की जानकारी सबको नहीं है, सब बच्चों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन ये सब पढ़ा है, तो हमको इसी आधार पे उनको संतुलित डाइट समझानी होगी, क्योंकि षटरस समझना और उसको फॉलो करना आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। मैम एक बार, हाँ, षट रस एक बार बता दीजिए। मधुर, कटु, कषाय, लवण, अम्ल और तिक्त। और अगर हम ओरिजिनल षटरसों को बताएं ना, मतलब ओरिजिनल कितना ये डिफिकल्ट था कि मतलब जो एक्चुअली बताया गया है आयुर्वेद में, उसमें देखो
ये जैसा होता है मधुर, अब हम मधुर के नाम से समझते हैं कि चीनी मीठा खाना है, लेकिन एक्चुअली जो आयुर्वेद में मधुर रस है वो है गेहूं, मूंग, शहद, पुराना चावल। इतना कम मीठा बताया गया है, हम लेने लग गए व्हाइट शुगर। इसीलिए आज वापस रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि व्हाइट शुगर जो होती है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। अब आप देखिए कि चटपटे रस में क्या क्या आता है आयुर्वेद, मतलब ये षट रसों में, सोंठ, पीपल, लहसुन, ये चटपटे रस में है। और आजकल हम क्या करते हैं, चटपटा बनाने के लिए खूब सारी लाल मिर्च डाल देते हैं, वो हमारी गैस्ट्रिक जो लाइनिंग होती है उसको नुकसान करती है, पेप्टिक अल्सर बन जाता है। उसके लिए फिर आप वो खाते हैं, क्या खाते हैं, रैवलेट डी, पैन डी, ओसेड, ये सब दिन भर खाते रहते हैं, डाइजीन की शीशियां पी जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल साइंस है आयुर्वेद, और उसके अनुसार से जो भोजन बताया गया था उसमें बहुत सारी विकृतियां आ गई इतने सालों में, और विकृतियों के कारण ही डिजीज उत्पन्न हो गई। अगर हम नेचुरल डाइट पे रहे होते तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आई होती। और अब चूंकि अभी ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है और हमको समझने में दिक्कत होगी, हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो कुछ चीजें हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि हम कहाँ कहाँ अभी कर्टेल कर सकते हैं, अपनी गर्भवतियों को कैसे गाइड कर सकते हैं हेल्दी डाइट के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया? ये लिख लिया ना आपने, षट रस लिख लिया ना? लिख लिया बेटा कि दोबारा बोले? लिख लिए मैम, लिख लिया? लिख लिया मैम, लिख लिए मैम। पर आपने ये बात समझी ना मेरी कि हम लोग षट रस का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहाँ नुकसान हमको हो रहा है जी ना? जी जी। ठीक है, तो आप समझते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम बताएंगे आप लोग? सेल फॉर्मेशन मैम। सेल फॉर्मेशन, टिश्यू बिल्डिंग। एक जैसे जी ईट से दीवार बनती है ना, इसीलिए एक एक सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो जो सेल बिल्डिंग है, जो सेल बिल्डिंग का काम है वो प्रोटीन का है। और जहां पे टूट फूट हो गई, रिपेयर हो रही है, वो भी प्रोटीन्स के चाहिए होते हैं ना। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट घटक है जो हमको मिलता है दूध, दही, दालें और बीन्स के द्वारा। तरह तरह के जो ये बीन्स हैं, तरह तरह की दालें, दूध और दूध से बने पदार्थ। अब प्रोटीन की मात्रा नॉर्मली 45 टू 60 ग्राम्स होती है, 45 सॉरी गलत बोला मैंने, 45 टू 50 होती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, तो बढ़ करके 60 टू 70 ग्राम्स हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देखते हैं गर्भवती माँ को बार बार कहा जाता है कि दूध बढ़ाओ, दूध से बने पदार्थ बनाओ, दाल जरूर लो, बीन्स लो, क्योंकि प्रोटीन अगर कमी होगी तो बॉडी टिश्यूज अच्छे से बच्चे के नहीं बन पाएंगे, ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। हर कार्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। डीएनए जो होता है, डीएनए के बाद जैसे कोई कार्य का मैसेज आया न्यूक्लियस में कि ये कार्य होना है, नया कोई कार्य, उसके रिलेटेड प्रोटीन बॉडी में नहीं है, तो डीएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए को मैसेज देता है, मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है, उस नए प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी डाइट का। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमको? एनर्जी मिलती मैम। यस, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से मिली एनर्जी ही ज्यादा होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 60 टू 70% जो कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं, या हमें जो एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ना 350, तो पूरी जो कैलोरीज हम ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला है जिसकी बेसिक कैलोरी 1800 है और 350 और ऐड करने, करीब 2200 कैलोरीज को चाहिए। 2200 कैलोरी का 60-70 भाग जो है, % भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, क्योंकि 1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज बनती है, 4 कैलोरीज मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है। तो अगर हमने अधिक कैलोरीज हमने वसा से ली, फैट से ली, तो हमारी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाएंगी, वो फैट के रूप में जमा हो जाती हैं, इसीलिए ओवरवेट हो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऊर्जा फैट से भी मिल रही है, लेकिन ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी मिल रही है,
लेकिन अधिक ऊर्जा हमको लेनी है कार्बोहाइड्रेट से। तो ये एक स्टेपल डाइट, मतलब हमारी डाइट का जो बेस है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम पिरामिड में भी पढ़ाएंगे आपको कि जो आधार है हमारी संतुलित डाइट का, जो आधार है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये हमको मिलता है चावल से, अनाज से, आलू से, शकरकंद से, और ये हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, एनर्जी का। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ कमिंग टू फैट्स। फैट्स के बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि इतना आप ऐड देखते, दिन भर टीवी में ऐड काहे के आते हैं, रिफाइंड के, तरह तरह के रिफाइंड। किसी भी ऐड से आप बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। पहली बात तो आप मात्रा निर्धारित कर लें, केवल 5 चम्मच प्रति व्यक्ति, 5 चम्मच घी चाहिए, मतलब तेल घी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं चिकनाई के रूप में, वो केवल 5 चम्मच जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। फिर सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल नहीं लेने। सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स ये बहुत हार्मफुल होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स किस में मिलते हैं? जो जमने वाला घी होता है। आप देखिए आजकल जितने घी मिल रहे हैं ना बाजार में, ये सब आर्टिफिशियल तरीके से बनाए होते हैं, केमिकल से बनाया हुआ होता है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप देखिए वो कहेंगे जरूर कि ये प्योर है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल प्योरिटी नहीं होती। कुछ दिन में आप देखेंगे स्मेल आने लगती है, जबकि देशी घी कितना भी पुराना हो जाए उसमें कभी भी स्मेल नहीं आती है। तो देशी घी के नाम पे भी जो बाजार में बिक रहा है वो सब मिलावटी है। तो आपको बिल्कुल भी सैचुरेटेड फैट्स नहीं इस्तेमाल करने हैं, जैसे डालडा आता था पहले ना, और अनसैचुरेटेड रिफाइंड भी जो है वो बहुत सोच समझ के आप लीजिए। थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फैट्स के मुकाबले रिफाइंड ठीक है, पर फिर भी ये भी बहुत सारा नकली आ रहा है। तो बेस्ट क्या है? नेचुरल ऑयल्स। जो नेचुरल ऑयल्स अवेलेबल है, जैसे सरसों का तेल प्योर मिल जाए, जो बिल्कुल ताजा पिराया गया हो, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना हो, खेत में सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, मूंगफली का तेल इस्तेमाल करिए, सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करिए। ये जो फैट, ये जो नेचुरल आपके ऑयल्स हैं, ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। तो ये आपको ध्यान देना। सबसे बढ़िया है देशी गाय का घी, लेकिन वो कॉस्टली होता है देशी गाय का थोड़ा तो, लेकिन गर्भवती माता को के लिए थोड़ा सा अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो देशी गाय के घी का इस्तेमाल अवश्य करें। ऑलिव और कैनोला ऑयल जो आते हैं ये भी थोड़े ठीक है, हालांकि ये कॉस्टली है बहुत ज्यादा। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सबसे बढ़िया जो है वो है सरसों का तेल। अगर प्योर मिल जाता है तो सरसों का तेल में कोई नुकसान नहीं है। ट्रांस फैट्स काय में सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे आपने एक प्रथा देखी होगी, घरों में पूड़ी उतारी, घी खूब सारा डाल लिया कढ़ाई में, और फिर वो 2, 3, 4 दिन तक रोज उसका खाना बन रहा है। तो ये उबला हुआ जो तेल होता है, जो बार बार उबाला गया होता है, इसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये ट्रांस फैट्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, प्रूव हो गया है। इसीलिए बाजार का एक समोसा खा लिया आपने तो वो तो अपना तेल फेंकेगा नहीं। घर में तो आप ये कर सकते हैं कि भाई उतना ही तेल डालेंगे जिसपे एक एक पूरी उतार लेंगे आप, थोड़ा कम कम करके आप डीप फ्राई कर लेंगे चीजें, लेकिन वो तो कढ़ाई अपनी फेंकेगा नहीं बाहर। खलवाई जो है उसी में वो उबाल उबाल के समोसे पकौड़ी तल करके दे रहा है, और लोग चटकारे लेकर के खा रहे हैं, और ये नहीं जानते कि उससे कितनी बीमारी घर में आ रही है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, और उनको समझाना है कि बाजार का सामान इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि एक तो वो अस्वच्छ है, सात्विक नहीं है, संस्कारित नहीं है, और दूसरा उसका जो ऑयल है, कुकिंग मटेरियल है, इवन कुकिंग मटेरियल क्यों, जो मैदा इस्तेमाल करी है, जो आलू इस्तेमाल करे, वो एकदम सड़े हुए लाते हैं वो लोग। बाजार का सबसे सस्ता, और ये आप ठेले वालों की मत करिए, आप जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाके 4-4, 5-5 हजार रुपए का खर्च कर आते हैं, खाना खा लेते हैं, वो भी कोई बहुत हेल्दी नहीं है। वो भी तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए सस्ती सब्जी, सस्ता तेल, सस्ता सब कुछ सस्ता लाएंगे, जिससे कि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसीलिए मना करते हैं कि बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। फिर आते हैं विटामिन पे। तो विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है आपको हरी सब्जियों से, फलों से, और विशेष करके अंकुरित, जो अभी प्राची ने बताया, अंकुरित बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मूंग आपने नॉर्मल खाई, चना आपने नॉर्मल खाया, और उसी मूंग चने को, इवन गेहूं को आप अंकुरित कर लीजिए, उसकी जो पौष्टिकता है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। एक बार जब उसमें पुल्ले आ गए, अंकुरित हो गया, तो उसकी जो पौष्टिकता का लेवल है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए नियमित रूप से गर्भवती को 1 बोल
स्प्राउट्स, वो चाहे सुबह ले ले, चाहे शाम के नाश्ते में ले ले, कभी भी ले ले, तो इससे जो है उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स भी मिलते हैं और इससे उसको विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं। और ये बनाने की विधि भी हम लोग एक क्लास प्राची की भी रखवाएंगे, जिससे हम उसके साथ पूरा ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, ये पचाने में थोड़ा हार्ड होता है अंकुरित जो होता है, तो एक तो बहुत अधिक चबा के लेना है, दूसरा गर्भवती से हम लोग ये कहते हैं कि आप इसको एक स्टीम दे लीजिए, थोड़ा सा भाप पे पका लीजिए, थोड़ा मुलायम हो जाए और फिर खूब चबा चबा के खाइए। नहीं तो कभी कभी पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमको क्या हो गया कि उससे गैस बनने लग गई या पूरा पचा नहीं, पेट में दर्द हो गया, भारीपन लग रहा है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको इसको ये विधि अपनानी है कि उसको थोड़ी सी भाप लगा लीजिए। जो बात हम कर रहे थे जल, हाँ बोलिए। हाँ, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों से भी उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बताती हैं। आयरन फोलिक एसिड की जो गोलियां आयरन हो सकता है, आयरन हो सकता है। आयरन एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट सप्लाई में अभी पुराने वाले कंपाउंड्स आते हैं, जो पुराने कंपाउंड्स थे, यस मैम, है ना। और एक मिनट जरा, मैं बहुत सारी आवाज आ रही है। हाँ, तो लेकिन ये जो तुम्हारे गवर्नमेंट सप्लाई में आते हैं ना आयरन, ये बेटा थोड़े वैसे होते हैं, पुराने जो सॉल्ट्स है ना, जैसे कि सल्फेट होगा उसमें, या एस्कॉर्बेट तो नहीं देते होंगे ये लोग, फ्यूमरेट होगा, फेरस फ्यूमरेट या फेरस सल्फेट आता होगा मेरे ख्याल से कंपाउंड गवर्नमेंट सप्लाई में, तो वो थोड़ा सा डाइजेशन को गड़बड़ाता है, उससे कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और भारीपन लगता है। इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ नींबू पानी से हम लोग खाना, हाँ, हम लोग उनको नींबू पानी से खाने की वो सलाह अभी हम देते हैं। डिस्कस करेंगे प्राची, अभी आयरन पे आएंगे ना तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि वो उसका भारीपन कम कर देगा, उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। और कैल्शियम आयरन को अलग अलग देना। अब जल पे आते हैं पहले। पानीयम प्राणिनाम प्राणा, मतलब जल जीव सृष्टि का प्राण है। जल के बिना तो आप सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते है ना। ऐसे आप भोजन के बिना 3-4 दिन रह सकते हैं, पर पानी के बिना आप 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। जैसे हवा के बिना आप कुछ मिनट नहीं रह पा रहे। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो किल्लत हुई, इस समय कितने लोगों के प्राण चले गए। तो उसी तरह से जल जो है वो असेंशियल है लाइफ के लिए। तो ये जल जो है, इसीलिए हमने इसको 5th कैटेगरी में इंक्लूड किया है बैलेंस डाइट की, क्योंकि जल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल कितना लेना है, तो लगभग दिन में 8 से 10 गिलास पानी गर्भवती माता को लेना है। गर्मियां हो तो 10 से 12 गिलास भी ले सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है दिन भर में, तो सबसे पहले तो ऊषा पान, सुबह उठ के कम से कम 1 लीटर गुनगुना पानी गर्भवती माता ले। फिर भोजन से 1 घंटे पहले या पौन घंटे पहले 1 गिलास पानी पिए। भोजन के 1-1.5 घंटे बाद तक उसको पानी नहीं पीना है। 1.5 घंटे बाद वो आराम से 2-3 गिलास पानी धीरे कर करके, हमेशा पानी जो है धीरे धीरे पीना है। अपने मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख के पीना है, बैठ के पीना है। ये नियम उनको बताने हैं। फिर रात को सोने से पहले भी पानी पीना चाहिए, 1 गिलास पानी पीना चाहिए। यहाँ तक कहते हैं कि नहाने जाने से पूर्व भी, मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है ना जल, इसलिए। तो अब जल के फंक्शन क्या क्या है ये समझते हैं कि जल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपने जब जल लिया तो जितना पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएंगे तो सलाइवा भी उतनी पर्याप्त मात्रा में बनेगा, और सलाइवा ठीक से बनेगा तब आप अच्छे से भोजन को जब च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वो सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स होगा। जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो सलाइवा पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा, तो आप कितना भी चबा ले वो सूखा सूखा लगेगा उसके अंदर। वो अच्छे से खाना जो है आपका जब सलाइवा में मिक्स होगा तभी वो ठीक से आप उसको चबा पाएंगे। फिर दूसरा, जब पेट में भोजन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि डाइजेस्टिव जूसेस पेट में सेक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, बाइल जूस आता है,
बिलियरी डक्ट के द्वारा, गॉल ब्लैडर से, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है। ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये मिल के भोजन पे कार्य करते हैं। इसके लिए भी इनका पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट होना तब हो पाएगा जब आप जल अच्छे से पिएंगे। फिर जब ये छोटे छोटे मॉर्सल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन आपका वो हो गया, डिवाइड हो गया, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी जल के ऊपर निर्भर करता है। फिर इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन के बाद आहार रस बन जाता है, आहार रस जाकर के डिफरेंट डिफरेंट जगह जाकर के अपना कार्य करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड का, वो भी ये जल के माध्यम से होगा, पानी के माध्यम से होगा। और जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है, एसिमिलेशन है, ये जो आहार रस टिश्यू में, सेल में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, तब वहां जाकर के अपना फंक्शन करे, उस एसिमिलेशन प्रोसेस के लिए भी आपको अधिक पानी की आवश्यकता है। ये हो गई पूरी प्रोसेस डाइजेशन की। अब उसके बाद एक्सक्रीशन, अगर पानी नहीं होगा तो बॉडी के अंदर आप कम पानी पीते, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि उनको मल अच्छे से नहीं निष्कासित हो पाता। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप जल की मात्रा अच्छे से लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो यूरिन का अमाउंट है वो भी पर्याप्त होना चाहिए। किडनी की फंक्शनिंग, किडनी की क्लीनिंग, किडनी जो टॉक्सिन्स निकाल रही है वो यूरिन के माध्यम से निकाल रही है। तो अगर पानी कम होगा तो यूरिन कम होगा, तो वो टॉक्सिन सब बॉडी में रह जाएंगे। पसीने की मात्रा नहीं होगी। पसीना जो होता है हमारे रोम छिद्रों को, जो स्किन पे है, उनको ओपन करता है, तो पसीना नहीं निकलेगा, पानी कम होगा। तो जितने टॉक्सिन्स की ये निकालने की प्रक्रिया, जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया है, वो बाधित हो जाएगी। तो आपको डाइजेशन के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए अच्छी प्रकार से एक्सक्रीशन प्रोसेस अच्छे से हो, टॉक्सिन्स बॉडी के निकल जाए, उसके लिए भी आपको पानी की पर्याप्त मात्रा लेनी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी पूरे दिन जल पे रहा जाए, मतलब उपवास किया जाए। इसकी आपको साइंस समझने की जरूरत है। ये आपको पता है, जापानीज साइंटिस्ट को इसको नोबेल प्राइज मिला है। उपवास की जो प्रक्रिया होती थी फास्टिंग की, वो क्या है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो जो हमारे डेड सेल्स होते हैं ना, वो ही हमारे हेल्दी सेल्स का भोजन बन जाते हैं। अपोप्टोसिस प्रोसेस उसको कहा जाता है। क्या होता है कि वो जो हमारे हेल्दी सेल्स है, जब उनको भोजन नहीं मिला तो जो डेड सेल्स है उन्हीं को वो खा लेते हैं उपवास के दौरान। अगर हम हर समय भोजन करते रहते हैं तो हमारे डेड सेल्स वहीं एकत्र होते रहते हैं, और ये भी एक तरह के टॉक्सिन्स का काम करते हैं और ये बीमारी को निमंत्रण देते हैं। इसीलिए में एक उपवास रखना आवश्यक है। गर्भवती उपवास नहीं करेंगी, वो उनके लिए तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, लेकिन प्रायर टू कंसेप्शन जो प्लानिंग का फेज है, उसमें आप जो गर्भवती होना चाहती हैं, वो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक दिन का उपवास हफ्ते में जरूर करें। और आप देखिए, प्राचीन सभ्यता हमारी एकादशी का उपवास पूरी जनता करती थी। एकादशी, आज जैसे एकादशी है तो एकादशी का उपवास किया जाता था। और आपको मालूम होना चाहिए, राम राज्य में जब रामचंद्र जी राजा थे, राम राज्य में ये कैलेंडर तो चलता नहीं था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला, ठीक है। तो हमारा जो कैलेंडर चलता था उसमें एकादशी की छुट्टी होती थी, तो महीने में 2 छुट्टी होती थी। अब हम लोग कितने कामचोर हो गए कि 4 छुट्टी तो हमें संडे चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कोई वीकडे में भी छुट्टी नहीं हो तो कहते हैं अरे पूरे वीक काम करना पड़ रहा है। तो ये हम लोग इतने श्रमशील हुआ करते थे कि केवल महीने में 2 छुट्टी होती थी एकादशी। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही आपको बताना है। गर्भवती को इससे मतलब नहीं है कि कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स खा लिया, ये तो नॉलेज के लिए था, लेकिन उसको एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने भोजन में, उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, फैट्स भी मिल जाए, उसके लिए आपको ये बात समझानी है कि वो प्रतिदिन के भोजन में क्या क्या चीज इंक्लूड करे। तो सबसे पहले अनाज भी ना तरह तरह का अनाज लेना। तो देखते हैं कि किसी किसी क्षेत्र में केवल चावल खाने की प्रथा है, तो जब उनको आप टेस्ट करेंगे तो डेफिशिएंसी उनको अंदर जरूर निकलेगी। आप देखते हैं कहीं कहीं केवल रोटी खाते हैं, चावल नहीं इंक्लूड करते, या रोटी खाएंगे तो केवल गेहूं की रोटी खाएंगे। अब गेहूं का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, रिसर्च ने बताया, वो हाई होता है। तो अगर आप
ज्यादा मात्रा में गेहूं कंज्यूम करेंगे तो आपके डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना है। और आज आप देख रहे हैं जिनको डायबिटीज उनको हम काय की रोटी बताते हैं, चने की रोटी खाओ ना, मोटा अनाज खाओ। तो हमको ये पहले से उसको बताना है, हेल्दी रहने के लिए बदल बदल के अनाज लेना है। और अनाज में जहां तक वो मोटा दरदरा पिसा अनाज, तो अगर बहुत जो बाजार के आटे होते हैं ना, मैदा जैसे चिकने, ये आटा जो है फायदेमंद नहीं है। अगर कोई बाजार का आटा ले रहा है तो वो चोकर मिलवाए, उसके अंदर फाइबर मिलवाए, चोकर लेना बहुत फायदेमंद होता है। तो बदल बदल के अनाज लेना है, मिक्स करके अनाज लेना है, और मोटा अनाज लेना है। हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तरह तरह की दालें और बीन्स। दालें और बीन्स से क्या मिल रहा है आपको? दालें और बीन्स से क्या मिल रहा है आपको? प्रोटीन। और अनाज से मिला आपको कार्बोहाइड्रेट। अब दालें और बीन्स बदल बदल के क्यों लेना? आप अपने घरों में अरहर की दाल, 18 पूरे महीने अरहर की दाल, 7 दिन 30 दिन पूरे साल अरहर की दाल, ऐसा क्यों? आप खाली एक ही प्रकार की दाल खाएंगे तो उसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, लगभग 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, 9 एसेंशियल 9 नॉन एसेंशियल। तो इनका क्या है कि ये अलग अलग दाल में अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलते हैं अमीनो एसिड्स के, बीन्स में अलग मिलेंगे, दालों में अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ फिर इंपॉर्टेंट आती है इस बात की कि बदल बदल के दाल बनानी है, बदल बदल के बीन्स, कभी कभी उनको अंकुरित कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनाए हैं। तो मिक्स दाल भी खाइए, उड़द की दाल बस भारी होती है, बाकी सभी दालें आप ले सकते हैं, सभी प्रकार के बीन्स को प्रकार को बना सकते हैं। ये उनको समझाना है कि बदल बदल के लेना है। फलियां, इससे भी हमको प्रोटीन्स मिलते हैं, सेम, मटर, टोफू। टोफू जानते हैं ना, टोफू क्या होता है? सोयाबीन से बनाया हुआ प्रोटीन पनीर, उसे टोफू कहते हैं। 125 ग्राम करीब करीब आप अगर सोयाबीन ले लें, छिलका उसको उतार दें, भिगो दें उसको, भीगने के बाद उसका छिलका बुरा, तो छिलका नुकसान करता है, फिर उसको आप पीस लीजिए मिक्सी में, और 1 लीटर पानी में उसको पका लीजिए, तो ये सोया का दूध बन जाएगा। और इसी सोया दूध को आप जैसे नॉर्मल दूध को फाड़ते हैं, उसको फाड़ लीजिए तो उसका टोफू बन जाएगा। तो जो लोग अगर दूध नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप सोया के दूध और टोफू की जानकारी दे सकते हैं, ये प्रोटीन में बहुत रिच होता है। बस ध्यान ये देना है कि जैसे हमने अंकुरित के लिए बताया था, उसी प्रकार से सोया भी थोड़ा भारी होता है, तो किसी किसी को पचाने में कष्ट होता है, और किसी किसी को सेंसिटिविटी होती है, या सेंसिटिव टू सोयाबीन, तो वो लोग इसको नहीं ले सकते। फिर सब्जियां, तो हरी पत्तेदार सब्जियां ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, हरी पत्तेदार सब्जियां इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे तत्व होते हैं। और जो फोलिक एसिड की हम बात कर रहे थे इतनी देर से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हो तो उसके अंदर फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन और भी तरह की सब्जियां होती है, जैसे तुरई, परवल, लौकी, भिंडी, ये सब भी लेनी है। कंदमूल जैसे कि पत्ता गोभी है, और आपका गोभी है, शलजम है, ये आपका बीट रूट के क्या चुकंदर है। तो सभी प्रकार की सब्जी को भोजन में इंक्लूड करना, किसी प्रकार की सब्जी को छोड़ना नहीं है। टमाटर है, बैगन है, बैगन को थोड़ा गर्म तासीर होता है तो उसको थोड़ा कम मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। तो सीजन की लोकल ग्रो होने वाली ताजी सब्जियां उसको लेनी है, और सभी प्रकार की सब्जियों को अपने भोजन में इंक्लूड करना है। सब्जियां भी बदल बदल के बनानी है। कई बार आप देखते हैं घरों में केवल आलू टमाटर की सब्जी होती है, जैसे अरहर की दाल सुबह फिक्स है, शाम को आलू टमाटर की सब्जी। तो इनके घरों में आप देखेंगे, जितने लोगों को आप टेस्ट करेंगे तो इसमें B12 की डेफिशिएंसी निकलेगी, कई प्रकार की डेफिशिएंसीज और मिल सकती है ना, क्योंकि ये हरी सब्जियां नहीं खा रहे। अब फल, तो सभी प्रकार के मौसमी फल और ऋतु के अनुसार मैंने बताए थे, तो मौसम के अनुसार वही वही अर्थ हो गया, ऋतु के अनुसार, और लोकल जो ग्रो कर रहा है। जैसे आजकल आपका ये आ रहा है, तरबूजा आ रहा है, तरबूजा आ रहा है, आम आ रहा है, ककड़ी आ रही है, खीरा, ये सबको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, इसको भी बदल बदल के लेना है। अब कई लोग सोचते हैं रोज एक सेब खा लिया तो हम बिल्कुल हेल्थी है, नहीं, एक दिन आप सेब खाइए, एक दिन केला खाइए, एक दिन अनार खाइए, एक दिन ये खाइए आप खरबूजा तरबूज खाइए, तो हर चीज को बदल बदल के लेना है। संतरा खाइए, जैसा मौसम है, जैसे आजकल तो संतरा नहीं आ रहा है बहुत,
तो दूध और दूध से बने पदार्थ। फिर दूध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूध में ऑलमोस्ट सभी चीजें मिल जाती हैं हमको। दूध में फैट भी होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में विटामिन भी होते हैं, दूध में आयोडीन भी होता है। तो दूध और दूध से बने पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि दूध आर्टिफिशियल तरीके का ना हो, ये इस बात का ध्यान रखें कि दूध उसमें ताजा मिल रहा हो। और विशेष करके अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाय के दूध में क्रीम कम होती है। गाय का दूध जो होता है वो अधिक लाभकारी होता है। भैंस का दूध जो होता है वो उसमें क्रीम ज्यादा होती है, तो वो फैट्स ज्यादा क्रिएट करेगा, कैलोरीज ज्यादा बढ़ जाएंगी उससे। तो कोशिश करें कि गाय का दूध का ही इस्तेमाल करें। फिर हर्ब्स में क्या क्या आता है? हरा धनिया, पुदीना, अदरक, तुलसी, है ना, इन सब का इस्तेमाल भी भोजन में अवश्य करना चाहिए। हरा धनिया और मीठी नीम, है ना, ये सब बहुत लाभकारी है हेल्थ के लिए। पुदीना देखो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हरे धनिया में आयरन होता है, अदरक आपको मालूम है कि कितना गुणकारी है। तुलसी की तो एक पुस्तक हम आपको देंगे, तुलसी के गुणकारी गुणों की लिखी है। आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब लोग तुलसी का सेवन कर रहे हैं, चाय में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी में तुलसी अदरक डाल के आप यूं ही गर्म, उसको कहिए गर्भवती माता को कि तुलसी अदरक का गर्म पानी ही पी ले नींबू डाल करके। फिर मीठी नीम जो होती है ना, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करती है। तो जैसे आप कुछ बनाइए, पोहा बनाइए या उपमा बनाइए, या आप ये बनाइए, इडली बनाइए, इसमें मीठी नीम अच्छी मात्रा में डालिए। रेगुलर आप दाल में भी मीठी नीम का छोंक लगा सकते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल रेगुलर वे में करना चाहिए। फिर तरह तरह के सीड्स, जैसे सूरजमुखी के सीड्स आते हैं, कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, ये सब बहुत फायदा करते हैं। सूखी मेवा, अब अपनी पॉकेट के अनुसार सूखी मेवा का इस्तेमाल वो गर्भवती कर सकती है। 4 बादाम, 4 अखरोट भिगो करके वो नियमित ले सकती है। 10-12 किशमिश भिगो करके। नियमित अगर ना भी ले पाए तो 2-3 दिन में ऐसा ले ले, क्योंकि इसमें जो होता है ना, ये आपका कहते हैं DHA, वो अखरोट में और बादाम में मिलता है। अदरवाइज वेजिटेरियन डाइट में ये जो DHA जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो कम होता है। तो इसके लिए सूखी मेवा। नट्स में आपका आता है मूंगफली और कोकोनट, यानी कि नारियल। तो मूंगफली का इस्तेमाल भोजन में करो। मूंगफली जो है वो हम कहते हैं गरीबों की सूखी मेवा है, वो गरीबों का बादाम है। तो जो बादाम नहीं खा सकता है वो मूंगफली जरूर करे, है ना। गर्मी में भी कम मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन भोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी बना सकते हैं, चटनी में डाल ले, जैसे नारियल की चटनी बनाए उसमें मूंगफली मिला ली। तो इसका इस्तेमाल ये भोजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर घी, तेल, मक्खन हमने पूरा समझ ही लिया हमको कैसे लेना है। मात्रा कम रखनी है, और जहां तक होता है नेचुरल ऑयल्स का सेवन करना है या देशी गाय का घी। पानी हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि पानी के लाभ क्या है, फंक्शंस क्या है। तो ये आपको अब पूरा समझाने के लिए कि उसकी थाली में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्भवती वो नहीं समझाती कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या, फैट्स। उसको आपको इस तरीके समझाना है कि क्या क्या उसके भोजन में इंक्लूड होना चाहिए। और इतना अगर उसने इंक्लूड कर लिया तो इसको अलग से कोई विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। केवल 1 आयरन की गोली और 2 कैल्शियम की गोली से उसकी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी रूप में निकल जाएगी। तो प्राची, ये आपके बहुत काम की चीज है ना, कि क्या क्या करना है। क्योंकि अगर मान लो कोई नहीं खा पा रहा है सप्लीमेंटेशन, जैसे आपने बताया आयरन का, तो 1-2 आपको हम सस्ते ब्रांड्स बता देंगे, सस्ते ब्रांड्स आपको लिखवा देंगे, जो प्राइवेट से आप उसको बता सकती है, अगर वो खरीद सकती है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है आपकी। अगर गवर्नमेंट सप्लाई वाली उसमें दिक्कत हो रही है तो, है ना, सस्ते ब्रांड्स आपको बता देंगे। साथ में अगर वो इस तरह से भोजन का निर्धारण कर रही है, अपना प्लानिंग कर रही है, तो उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखिए ये देखिए, ये इस तरह से उसको समझाइए कि इस तरह से तुम अपने आटों को स्टोर करके अलग अलग रखो। क्या होगा नहीं घर में, तो वो मंगाएगी, थोड़ा थोड़ा पैकेट में पड़ा है, आधा भूल जाएगी ये क्या रखा था, मैंने ज्वार रखा था कि बाजरा रखा था कि जौ रखा था। तो इस तरह से पैक्ड डिब्बों में और अपने स्टिकर्स लगा करके वो विभिन्न आटे स्टोर करे।
हम लोग क्या बताते हैं अपनी क्लासेस में गर्भवतियों को कि एक शेल्फ, एक पूरा हिस्सा किचन का तुम अपने लिए अलग कर लो, जिसमें तरह तरह के हेल्दी स्नैक्स, तरह तरह के आटे, अगर तेल का इस्तेमाल कर रही है तो मतलब उसका तेल जो उसको खाना है, रिफाइंड पूरा घर खा ले कोई बात नहीं, लेकिन वो जो है केवल अपना सरसों का तेल या मूंगफली का तेल और देशी गाय का घी उसको अलग स्टोर करके रखे। तो वो आगे हम आपको एक बताएंगे कि उसकी भी आप फोटो खींच के उनको दिखाइए कि इस तरह से आप अपनी अलमारी को सजा सकते हैं। गर्भवती हो तो प्लानिंग करके डिब्बों में बंद करके इस तरह से। देखिए कितने तरह के आटे हैं इसमें, नाचनी रागी होता है, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, बाजरा, जौ है, इसमें गेहूं का भी रख लीजिए, तो मिक्स करके वो खा सकती है या बदल बदल के खा सकती है। फिर ये तरह तरह की लाई है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होती है ना। ये विभिन्न प्रकार की लाई होती है, लैया होती है, और ये पॉपकॉर्न है, और ये आपका क्या कहते हैं उसको, लाई के अलावा एक चीज और होती है ना, खील जिसे कहते हैं, खील है ना। ये देखिए खील है, हम लोग खील कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते हैं क्या? खील कहते हैं, खील कहते हैं ना, खील बताशे जैसे जो दिवाली के बनाते हैं वो, है ना। ये देखिए इस तरह का वो उसको अलग अलग पैकेट्स में बंद करके और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हल्का सा उसने राई डाल करके इनको भून लिया, तो ये बहुत हेल्दी स्नैक बन जाएगा। इसमें तेल भी नहीं लगता, घी भी नहीं लगता, जरा सा नमक बुकेरा, चने मिलाए भुने हुए, और लाई चना एक बहुत अच्छा स्नैक है। जरूरी नहीं है उसको बाजार के गंदे गंदे तेल घी वाले स्नैक्स खाने जो बहुत अनहेल्दी होते हैं, उसमें नमक भी बहुत होता है। तो इस तरह से इसमें बी कॉम्प्लेक्स का जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, बी कॉम्प्लेक्स का अमाउंट जो होता है वो काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर और अच्छा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, तो ये इस तरह का इसको स्टोर कर सकती है, जो मैंने प्लेट में दिखाया वो इस तरह से स्टोर कर सकती है। और इस तरह से देखिए ऑलिव ऑयल, देशी गाय का घी, ये सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल, और घर का मक्खन। घर का मक्खन, मक्खन खाना है तो केवल जिसको हम जब उसको बनाते हैं अपने मलाई को से निकालते हैं ना, व्हाइट मक्खन, वो हेल्दी होता है। आप बाजार का मक्खन ना खाए, लेकिन व्हाइट मक्खन ताजा बना करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, थाली में किस प्रकार से प्रपोर्शन होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रपोर्शन होएगा किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सब्जी, ये हमको दिन भर में 4-5 बार उसको देनी है। सबसे बड़ा प्रोपोर्शन थाली में देखिए ये अनाज का है और ये सब्जियों का है, तो 4-5 बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब हर बार वो रोटी सब्जी तो खा नहीं सकती दिन भर में 4-5 बार, जैसे मान लीजिए पोहा बनाया या उपमा बनाया तो उसमें थोड़ा अनाज में थोड़ी सब्जियां, वैसे मिक्स्ड वेजिटेबल बनाई वो रोटी के साथ खा ली, या रोटी में रोल करके मिक्स वेजिटेबल खा ली, या इस तरह से उसको खाना है कि दिन में 4-5 बार अनाज और सब्जियों का प्रोपोर्शन पहुंच जाए। फिर उससे कम उसको लेना है बीन्स और दाल, इसको कम से कम 3 बार उसको लेना है दिन भर में। तो एक बार वो सुबह स्प्राउट्स के रूप में ले सकती है, फिर दोपहर में ये बीन्स का कुछ बना सकती है, जैसे राजमा है, बना ली, छोले बना लिए, मटरा बना लिया, और रात को दाल, या दोनों टाइम दाल को तो बदल बदल के करना है। तो 3 बार उसको याद रखना है कि एक एक कटोरी भर के उसको प्रोटीन की मात्रा इसके रूप में जानी है। फिर दाल और फल जो है रिलेटिवली सब्जी से कम लेना है, फल लेना है लेकिन दिन 2 फल से अधिक नहीं लेना चाहिए, 2 या 3 मैक्सिमम, बस इतना ही फल उसको लेना है। क्योंकि बहुत ज्यादा फल अगर आप सेवन करेंगे तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, कि ज्यादातर फलों में फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो तेजी से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फल की मात्रा उसको सीमित रखनी है, लेना जरूर है, और थोड़े से अमाउंट में नट्स और बीज, इनको भी पैकेट्स बना के रख ले और फाँक ले, जैसे खाना खाया उसके बाद उसमें बीज फाँक लिए, जैसे सूरजमुखी के बीज मैंने बताया, उसके साथ ही आप देखेंगे चिया के सीड्स, अलसी डालते हैं ना, फ्लैक्स सीड्स, ये भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। और फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3, जिस तरह से बादाम अखरोट में ओमेगा 3 होता है, इसी तरह से फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी भी मात्रा आपको थोड़ी सी 1-2 चम्मच दिन भर में उसको लेना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपको समझाने के लिए कि कौन सा पदार्थ लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। अब इसी बात को आप खाद्य पिरामिड के रूप में सकते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो अनाज और स्टार्च की सब्जियों की। साबुत अनाज का सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेस है, वो खाने का बेस है, तो वो आपको पर्याप्त मात्रा में उसको अनाज मिलना चाहिए, तभी उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलेगी या कैलोरीज मिलेगी। फिर उससे कम लेना है सब्जी की, तो कम से कम 3.5 कटोरी सब्जी, और सभी प्रकार की सब्जी लेनी है। 2 कटोरी फल, 2 कटोरी का मतलब ये नहीं कि काट के फल लेना है, ये केवल एक अंदाज के लिए आपको समझाया जा रहा है, जिससे कि प्रपोर्शन खाने का गड़बड़ाए नहीं। और 2 कटोरी का मतलब 1 या 2 फल, और काट के नहीं लेने हैं, जहां तक वो साबुत फल का सेवन करे। और अगर किसी को दिक्कत होती है कि पूरा फल नहीं खा पा रहे हैं, तो काट के तुरंत उसका उपयोग कर लें। जूस से बिल्कुल बचे, जूस कम से कम, क्योंकि जूस में जो होता है फाइबर नहीं जाता, तो समूचा फल खाना है। और काट के अगर लेना है तो काटा काटा तुरंत लेना, काट के रखना नहीं है उसको। फिर उसके बाद आता है दूध, तो करीब 750, ये 300 ml गलत लिखा है, कम से कम 750 ml दूध और दूध से बने पदार्थ का इस्तेमाल करना है। और वसा रहित दूध मतलब क्रीम कम होनी चाहिए दूध में, ऐसा दूध लें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका, एक तो गाय का दूध लें, और दूसरा 1 दिन का दूध का रोटेशन बना लेते। आज का दूध जो है उबाल करके रख लेते हैं फ्रिज में, उसकी मलाई निकल गई, फिर अगले दिन हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये बेस्ट तरीका से उसका फैट थोड़ा कम हो जाता है। फिर प्रोटीन हमने बताया आपको, 3 कटोरी दिन भर में प्रोटीन कम से कम पहुंचनी चाहिए। चीनी की मात्रा कम से कम रहनी है। चीनी, नमक और मैदा, सफेद चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। व्हाइट शुगर, सॉल्ट एंड मैदा, ये व्हाइट का आप एक याद कर लीजिए फॉर्मूला। 3 व्हाइट चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। चीनी का विकल्प क्या दे सकते हैं उसको, आड़ दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं, गुड़। मीठे की जगह चीनी नहीं खाए वो, चीनी की जगह गुड़ ले ले, शहद ले ले और खाड़ ले ले। फिर तेल सबसे कम, 5 चम्मच प्रतिदिन केवल तेल का इस्तेमाल करना है ना। और इसके अलावा अतिरिक्त पोषण में हमें अभी आप डिस्कस करेंगे, कैल्शियम, विटामिन डी, सी, ई, B1, B12, जिंक, फोलिक एसिड, आयोडीन, DHA, कोलिन, ये सब अतिरिक्त पोषक तत्व में आएंगे। और 10 से 12 गिलास पानी। एक खाद्य पिरामिड समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आप समझ में आ गया ना, क्या क्या पदार्थ और किस किस प्रपोर्शन में आपको लेने हैं। ठीक है, आगे चलें। अभी तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? ये थोड़ा सा मतलब है, समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ इसीलिए। क्यों प्राची, रीता, समझ में आ रहा मैम? याद हो रहा है ना साथ साथ? जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपसे बार बार कह रहे थे कि तरह तरह के फल खाओ, तरह तरह की सब्जियां खाओ। अब व्हाई दिस कंसेप्ट, तरह तरह के फल सब्जी अलग अलग रंग के हो गए मतलब, ठीक है ना? इसको कहते हैं रेनबो डाइट। हर प्रकार के रंगों की सब्जी और फल आपको खाने में इंक्लूड करने। बता सकते हैं क्यों? अलग अलग रंगों के कारण उनकी क्वालिटी भी अलग होती है, और उनके मिनरल्स, विटामिन भी अलग होते हैं, गुण भी अलग होते हैं मैम। वो तो रंग से नहीं रिलेटेड है, वो तो ठीक है, हाँ डेफिनेटली। भाई संतरे में अगर विटामिन सी है, तो केले में मैग्नीशियम है, और आयोडीन भी है, कैल्शियम भी है, तो सेब में आयरन है ना? वो तो अलग अलग हो गया कंटेंट। तो रंग से क्या मतलब है? रंग से थोड़ी ना मतलब है उसका। रंग से क्या मतलब है? रंग से मतलब है, इसका रिलेशन है एंटीऑक्सीडेंट से। समझ रहे हो? एंटीऑक्सीडेंट क्यों लेना है? आपने एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम सुना है ना? जी। आजकल कोई भी बीमारी होती है तो कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, एंटीऑक्सीडेंट दो इसको। क्या एंटीऑक्सीडेंट है ये? एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है? व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेशन हो क्या रहा है? जो जितनी हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हैं, अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, उससे कुछ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स रिलीज होते हैं, जो हमारे सेल्स को कमजोर करते हैं। और वो अगर फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो वो अपने नजदीकी सेल्स को भी कमजोर करते चले जाते हैं, उनकी ताकत को कमजोर करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना जरूरी है। अब जैसे कि नॉर्मल प्रक्रिया है ये, आप ऐसा नहीं कर सकते कि फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को टोटल खत्म कर देंगे बॉडी से। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स तो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन डिजीज कब होती है? जब ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की मात्रा बहुत अधिक हो गई बॉडी में, जैसे एयर पोल्यूशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, स्ट्रेस से, आपके गलत खान पान से। तो सबसे फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है बॉडी की, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है।
अब उसको काउंटर करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं। अलग अलग रंग के भोज्य पदार्थों में, सब्जियों फलों में अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे रेड में होता है लाइकोपीन, ठीक है, रेड में होता है लाइकोपीन, ये लिख लीजिए आप, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट की हेल्थ को प्रिवेंट मतलब अच्छा रखता है। तो रेड जैसे शिमला मिर्च खरीद के लाती हो तो शिमला मिर्च खाली हरी मत लाया करो, लाल भी लाओ, पीली भी लाओ, हरी भी लाओ, तो बदल बदल के लाया करो। टमाटर में लाइकोपीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये सब पदार्थ आप देख रहे हैं रेड कलर के, इसमें लाइकोपीन है। येलो और ऑरेंज में बीटा कैरोटीन होता है, ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जितने येलो फल हैं, येलो सब्जी जैसे कद्दू है, पपीता है, और आपका ये है संतरा है, गाजर है, इसमें बीटा कैरोटीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। हरी सब्जियां, जितनी हरी सब्जियां हैं, कद्दू है, ये सॉरी कद्दू में तो बीटा कैरोटीन होता है, ये ऑरेंज में आता है। आपके ग्रेप्स हैं, कीवी है, तुरई है, लौकी है, टिंडा है, परवल है, ये सब हरी सब्जियां हैं। इसमें क्लोरोफिल नाम का वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। फिर ब्लू और पर्पल जैसे बीट रूट है, शहतूत है, जामुन है, ब्लूबेरीज यहाँ नहीं आती हमारे देश में, लेकिन जितने ब्लू और पर्पल कलर के फल सब्जी होते हैं, इसके अंदर एंथोसायनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग टिश्यूज के फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करते हैं और हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल लेने की इम्पोर्टेंस। अगली बात समझ में क्लियर हो गया? नोट कर लिया आप लोग ने? लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल और एंथोसायनिन। रेड में लाइकोपीन, येलो ऑरेंज में बीटा कैरोटीन, ग्रीन में क्लोरोफिल और ब्लू पर्पल में एंथोसायनिन। ये 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हमारा मेन आता है कि शिशु के विकास में हमारा जो डाइट है, जो हम संतुलित आहार है, उसके 4 मुख्य कारण हैं। इसीलिए हम कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी डाइट इन प्रेगनेंसी। 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी डाइट क्या है, क्या कार्य मुख्य हो रहे हैं? एक तो मस्तिष्क का विकास हो रहा है। मस्तिष्क का विकास कब हो रहा है? मस्तिष्क का विकास कब हो रहा है? पहले 3 महीनों में सर्वाधिक मस्तिष्क का विकास होता है। रीता, सबसे पहले शुरू हो जाता है ना, कंसेप्शन के 2 हफ्ते बाद ही ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो गया, और ऑलमोस्ट 80% ब्रेन डेवलपमेंट 16 वीक्स तक हो जाता है। शरीर का बनना, फिर पहले 3 महीने में तो सेल डिवीजन हो रहा है, सारे अंग बन रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर सेल डिवीजन 12 हफ्ते पे खत्म हो जाता है, 12 फिर उसके बाद ग्रोथ होती है। तो शरीर पूरा सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है, ग्रोथ हो रही है सेल्स की, फिर डिवीजन नहीं होता, जो स्ट्रक्चर था वो पूरा बन गया पहले 3 महीने में। फिर माँ और बच्चे की इम्यूनिटी, स्वास्थ्य का संरक्षण। अब माँ को अगर बार बार सर्दी जुकाम होता रहेगा, डायरिया होता रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो वो विकास बच्चे का कैसे होगा, और उस आने वाले बच्चे की इम्यूनिटी भी वीक रह जाएगी। तो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट भी हो रहा है। फिर ये सबका कार्य अच्छे से हो, ये तीनों हमारे तो स्तंभ हैं वो सुदृढ़ रहे, मस्तिष्क का विकास अच्छा हो, शरीर अच्छे से बने, मतलब सारे अंगों का विकास अच्छा हो, डेवलपमेंट पूरा अच्छा हो, वेट गेन अच्छा हो, इम्यून सिस्टम अच्छा बने। इसके लिए जरूरी है कि पाचन क्रिया माँ की अच्छी रहनी चाहिए। कई बार आपने देखा माँ ने खाया, वो टॉयलेट चली गई, तो उसको पच नहीं रहा, खाना सब अच्छा खा रही है, क्वालिटी फूड ले रही है, क्वांटिटी भी बढ़िया है, लेकिन पच नहीं रहा, तो ये तीनों बाधित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ जो है हमारे, ये 4 पिलर्स ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी डाइट क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड हेल्दी डाइजेशन। इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया पहले DHA, कोलिन, आयोडीन एंड फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड तो पहले से ही प्लान करना है आपको। DHA हमने आपको पहले ही बताया, अखरोट में, दूध में, अलसी में, बादाम में मिलता है। और एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट 200 मिलीग्राम DHA गर्भावस्था में आवश्यक है। और कई बार हमको सप्लीमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में ये कम मिलता है। ज्यादातर ये
कॉड लिवर ऑयल जो एक मछली होती है, उसके लिवर के ऑयल में ये मिलता है, कॉड मछली होती है, उसमें DHA पर्याप्त मात्रा में मिलता है। पर हम चूंकि संस्कारित भोजन बता रहे हैं तो हम ये बिल्कुल कम नहीं देंगे। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और जो आवश्यक वो है वो हमने आपको बताया कि कैसे हो सकता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने में सहायक होती है, और थायराइड के लेवल्स आप जब टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे गड़बड़ निकलते हैं। TSH जो होता है तो प्रेगनेंसी में उसका जो मॉनिटरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कंट्रोल जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी में नॉर्मल लेवल्स माने जाते हैं वो प्रेगनेंसी में अबनॉर्मल लेवल्स होते हैं। जैसे 4 और 5 तक TSH आ रहा है वो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी के लिए नॉर्मल है, पर प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो एबनॉर्मल लेवल होता है। तो एक्स्ट्रा कंट्रोल हमको थायराइड ग्लैंड का करना पड़ता है। TSH जो है 2.5 के आसपास बना चाहिए पहले 3 महीने में, दूसरे 3 महीने में 3 और फिर 3.5। 2.5 से 3 की एवरेज बना रहे तो इससे मस्तिष्क का विकास अच्छे से होता है। और इसके लिए आवश्यकता है कि दूध, घी, आयोडीन युक्त नमक और अनाज लेने की, जिससे कि थायराइड डेफिशिएंसी नहीं हो। लेकिन ये पहले से करना है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में हम टेस्ट कराते हैं और डेफिशिएंसी निकलती है तो हमको दवाई देनी ही पड़ती है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसके लिए वेट करें आहार के द्वारा। तो ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, पहले से टेस्टेड होना चाहिए। और थायराइड लेवल जब आपके गड़बड़ाते हैं तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गड़बड़ा जाती हैं, आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब बच्चा आएगा नहीं, बच्चा आ जाएगा तो अबॉर्शन होने का डर रहता है, और अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो उसके मस्तिष्क का विकास कम हो सकता है, रिटार्डेड। तो आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए भोजन में, और थायराइड लेवल्स आपके टेस्टेड होने चाहिए हर महिला के पहले से ही। प्रेगनेंसी में चूंकि वो मतलब लेवल्स चेंज करते रहते हैं, तो पहले 3 महीने में, दूसरे 3 महीने में, तीसरे 3 महीने में, हर त्रैमासिक में उसको हम लोग टेस्ट कराते हैं। ग्रोथ के लिए क्या आवश्यकता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तो चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए, उसके बिना तो विकास ही नहीं होगा। साथ में चौथी से हड्डियां बनने लगती है बच्चे की, तो कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा खाने में पर्याप्त होनी चाहिए। इसीलिए तीसरे महीने से दूध की मात्रा गर्भवती को बढ़ा देनी चाहिए। दूध और दूध का सेवन, अभी आएंगे हम लोग उस पर, कैल्शियम और विटामिन डी को डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी की बात जो है वो पूरे 9 महीने इंपॉर्टेंट है। डे 1 से टिल डिलीवरी माता की इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, तभी बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप होगा। उसके लिए आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, ई, जिंक। इम्यूनिटी के लिए ये तीनों पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भोजन में। और फिर हेल्दी डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि फाइबर इन योर डाइट, ये आपको हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होता है, पर मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये मिलता है आपको जौ से, केले से, दही से। ये हेल्दी डाइजेशन के लिए ये सब होना आपकी भोजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर, चोकर मैंने आपको बताया ना, चोकर की मात्रा, मोटा अनाज, ये आप लेंगे तब आपका फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आपका पर्याप्त रहेगा। केले में भी होता है, और जौ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी आपको पता है ना, खट्टे पदार्थों में मिलता है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, इसमें मिलता है। विटामिन ई आपको मिलता है नेचुरल ऑयल्स में, और अगर आप गेहूं को अंकुरित कर लेंगे तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। जिंक आपको मिलता है साबुत दालों और साबुत अनाज। तो ये हम आगे आपको डिस्कस करेंगे किस किस में क्या क्या मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अब हम क्लास समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपकी 11:30 से दूसरी क्लास है ना, तो ये अभी हम लोग को डिटेल में ये डिस्कस करना है कौन कौन से पदार्थ है। पर हम लोग इस तरह से प्लान करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपका डाइट खत्म हो जाए। मैं अभी कंटिन्यू करूं कि आपको बंद, क्योंकि ये अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, तरह तरह के तत्व और तरह तरह के विटामिन किस किस के मिलते हैं। देख रहे हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा ना। सीता, प्राची बोलिए। यस मैम। हेलो, कंटिन्यू करूँ कि ब्रेक दे दूं? ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, उठ के थोड़ा चाय पानी भी लेना होगा। 11:30 से दूसरी क्लास है ना, तो 11:25 पे बैठना पड़ेगा उसके लिए। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट के लिए क्या क्या बचा हुआ है। ये हमको अलग अलग ये जानना बहुत जरूरी है कि आयरन, जो इंपॉर्टेंट अतिरिक्त पोषक तत्व की जो हम बात कर रहे हैं, मूलभूत तत्व हमारे हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे, है ना। तो अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे।
और ये देखिए सारे विटामिन की बात करेंगे, फाइबर की बात करेंगे, फिर ये आहार तालिका गर्भवती की कैसी होनी चाहिए, फिर कुछ स्पेशल डाइट्स डिस्कस करेंगे। जैसे आपको कोई डायबिटिक महिला मिल जाए, कोई हाइपरटेंशन की महिला मिल जाए, थायराइड डिसऑर्डर, आप उसको गाइड कर सके कि उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर पानी को आप कैसे और ऊर्जावान बना सकते हैं, मतलब पानी में आप कैसे मेडिसिनल क्वालिटीज डाल सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि हर्बल वाटर कैसे बना सकते हैं, और मुखवास कैसे कैसे आप तरह तरह के बना सकते हैं। इसमें सीड्स ले जाते हैं, सीड्स की हम डिस्कस कर रहे थे ना कि सीड्स भी लेने चाहिए, तो सीड्स जो है मुखवास के रूप में, फिर क्या नहीं खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मांसाहार विशेष आपको हम डिस्कस करेंगे, मांसाहार और धूम्रपान, क्योंकि ये चीजें जो होती है ये व्यसन में आती हैं और ये टॉक्सिन्स हैं, और इसको लेकर के शरीर कितना खराब कर रहे हैं लोग ये। और ये देखिए जैसे मैं अलमारी आपको बता रही थी ना कि किस तरह से ये क्रिएट करनी चाहिए, इसको आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से आप करा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो लेट मी स्टॉप ओवर यार, फिर हमने जहां से छोड़ा था वहां शुरू करेंगे। तो इसके साथ हम लोग शांति पाठ, हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एक बार।